चलिए जी शुरू करें। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? चलें जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं निकाल लेता हूँ फोल्डर, न्यू वर्ड फाइल, C5 वेबिनार, टेस्टेड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96। ऑल राइट जी, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस और नो? चलिए गुड। जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग वाला एरिया? कितने लोगों ने कर लिया है मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग वाला एरिया? कितने लोगों ने किया है? ऑल राइट, बट प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। वालेकुम सलाम उसामा, कैसे हैं आप? क्वेश्चन 96। प्रैक्टिस के 2 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 96 निकालिए। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ख्याल में स्टार्ट करते हैं। वी हैव 22 पीपल हियर इन दिस क्लास। क्या हो रहा है प्रॉब्लम का?
आप आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। ऑलराइट, चलें जी, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर करना। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट एजेंडा आइटम है दैट इज मॉडिफिकेशन। तो आप में से कोई 4-5 लोगों ने बताया मुझे कि मॉडिफिकेशन आप लोगों ने ले ली है। इसके अलावा बाकी लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन वाला एरिया नहीं लिया है? शुड आई अज्यूम दैट? बताइए, कितने लोगों ने नहीं किया ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस वाला एरिया? मेरी आवाज आ रही है? यार ये वेटिंग रूम ने बड़ा परेशान किया हुआ है। एक मिनट। सेटिंग्स चेंज कैसे हो गई है इसमें? पॉज मीटिंग इन्फो। चलें, बहरहाल स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस इज। अच्छा देखिए जी, दो बातें थी हमारी ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस के अंदर। पहली बात ये है कि या तो मॉडिफिकेशन आप दो सूरतों में मॉडिफिकेशंस आप कर रहे होते हैं, आप ये जानते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जिसमें आपकी मिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताई थी कि आपको एक फॉर्मेट दिया था, टेम्पलेट दिया था कि जिसको देखते हुए आप बड़ी आसानी से मॉडिफिकेशन की ड्राफ्टिंग अगर एग्जाम में आती है तो वो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। एक है मिसस्टेटमेंट एंड द अदर इज योर इनेबिलिटी, ठीक है जी। नाउ अगर आप मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप स्टार्ट करते हैं विद मैनेजमेंट हैज नॉट, द कंपनी हैज नॉट। स्टार्ट कैसे करते हैं? द मैनेजमेंट हैज नॉट, द कंपनी हैज नॉट। तो सबसे पहले आपने ये चीज स्टैब्लिश करनी होगी, ये चीज स्टैब्लिश करनी होगी कि मॉडिफिकेशन जो है वो किस टाइप की है। मिस, क्या ये मिसस्टेटमेंट है या ये एक इनेबिलिटी है, ठीक है। क्या ये मिसस्टेटमेंट है या ये एक इनेबिलिटी है? सही है जी। तो ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या है, और उसके बाद फिर आप उस रेलेवेंट मॉडिफिकेशन की जो पैरा है उसके हिसाब से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने मिस स्टेटमेंट है तो उसके हिसाब से उसकी स्टेटमेंट्स है, अगर इनेबिलिटी है तो उसके हिसाब से आपने उसकी स्टेटमेंट से आगाज करना है। लेट मी आल्सो शेयर विद यू अ डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है फॉर दिस ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस, जो कि मैंने जो आप अगर आपने लेक्चर्स मेरे सुने होंगे तो उसमें मैंने कुछ टिप्स बताई हैं। टिप्स क्या मतलब, मैंने वो तो बताया पूरा फॉर्मेट कि आपने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। सो लेट मी शेयर दिस विद यू। फॉर एग्जांपल अगर ये एक इनेबिलिटी है, ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको ये लिखवाया भी है जब मेरे अपने लेक्चर्स के अंदर। अगर ये एक इनेबिलिटी है देन वी ऑलवेज स्टार्ट विद समथिंग लाइक कि जो कि इनेबिलिटी को जाहिर करे, सही है। वी हैव नॉट या वी कुड नॉट, we have not been provided with the impairment review, we have not been provided with the financial statements of subsidiary company, we have not received या provided with the confirmations, ठीक है।
we were not able to या we could not perform physical stock take, तो ये आपके सामने यहाँ आ रहा है, ठीक है। एंड देन यू हैव यू कैन मेंशन द कि ये किस चीज की नॉन कंप्लायंस है, व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 36, IS 2, या फॉर एग्जांपल टू एनी अदर रिक्वायरमेंट जो कि आपको नजर आती है कि इसकी नॉन कंप्लायंस हो रही है, सही है। एंड देन for the reasons disclosed या not disclosed by the management to us, अगर disclosed by the management है तो फिर definitely आप कोई ना कोई नोट के जरिए से उसको बता रहे होते हैं कि यार ये इन्होंने वैल्यूएशन नहीं या फेयर वैल्यूएशन नहीं की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो और हमें इसकी रिपोर्ट नहीं मिली। I think no, that will be a misstatement. But अगर हम इनेबिलिटी की बात करें, उन्होंने स्टॉक टेक नहीं करवाया तो उसकी वजह क्या थी, उसकी रीजंस डिस्क्लोज किए by the management to us, which is mentioned in note number X to the accompanying financial statements, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद अगले पैरा के अंदर आप बताते हैं owing या due to the absence of which, क्योंकि जो चीज इनेबिलिटी लेके आ रही है किसी न किसी चीज की एब्सेंस होगी, या आपको कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे, या आपको इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दे रहे, या आपको फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का फिजिकल काउंट नहीं करने दे रहे, या आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं मिल रहा, या आपको किसी किस्म की वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं मिल रही, तो कुछ ना कुछ नहीं है, किसी ना किसी चीज की एब्सेंस है, और उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, हम किसी ना किसी तरह की असर्शन पे काम नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ असर्शन होगी जो कि अनवेरिफाइड होगी, या कुछ ना कुछ हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे या असर्टेन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। सो वी कुड नॉट, उसके बाद असर्टेन वेदर द एसेट इज स्टेटेड एट इट्स रिकवरेबल अमाउंट, were not able to ascertain satisfy ourselves as to the accuracy of the balance, as to the existence of the inventory, as to the existence of the debtors, ठीक है जी, as to the existence of the bank accounts, जो कि हो सकते हैं मजीद, या accordingly the effects thereof on the accompanying financial statements cannot presently be determined। तो ये आपका इनेबिलिटी का फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि आपने सिचुएशन के अंदर जिस भी तरह की मसाइल नजर आ रहे होंगे, ये आपका एरिया है जो कि आप इनपुट कर रहे होंगे फ्रॉम द क्वेश्चन, सही है। एंड दिस इज ऑल, इसके अलावा सब कुछ फॉर्मेट है, ये भी वो सवाल चीजें हैं जो कि सवाल से मिल रही होंगी हमें। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमें नहीं मिली हमें वो बतानी पड़ेगी, इनेबिलिटी, और उसकी वजह से क्या नहीं हुआ हमें वो बताना पड़ेगा, हमारी इनेबिलिटी, ठीक है जी। यानी हमारे ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम क्या चीज वेरीफाई नहीं कर पाए, क्या चीज असर्टन नहीं कर पाए। और नाउ इन द केस ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि आती है आपके इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट या मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हो द कंपनी हैज नॉट या द मैनेजमेंट हैज नॉट, ठीक है, उससे आप स्टार्ट करते हो नॉट फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, और उसके अंदर आपने बता दिया कि किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई है, सही है। क्या वो IS 40 की नॉन कंप्लायंस है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यूज, क्या वो फॉर एग्जांपल IS 23 की नॉन कंप्लायंस है, कैपिटलाइज कर दिया आपने इन एलिजिबल कॉस्ट को, क्या वो IFRS 9 की नॉन कंप्लायंस है कि आपने उसको फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं आए, फेयर वैल्यू थ्रू पी, क्या वो फॉर एग्जांपल IFRS 15 की नॉन कंप्लायंस है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुई और आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, क्या वो फॉर एग्जांपल IFRS 16 की नॉन कंप्लायंस है कि आपने लीज्ड एसेट को फॉर एग्जांपल राइट ऑफ यूज की जो वैल्यू है वो सही नहीं निकाली, ठीक है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब नॉन कंप्लायंस हो रही होगी, मिस स्टेटमेंट हो रही होगी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अमाउंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आप उसका अमाउंट मेंशन करेंगे कि अमाउंटिंग टू रुपीज दिस, और ये लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की अमाउंट है, तो पिछले साल की अमाउंट और इस साल की अमाउंट, अगर लास्ट ईयर पे भी इम्पैक्ट है, ठीक है, पिछले साल के ऊपर भी इम्पैक्ट है, तो आप लास्ट ईयर की अमाउंट भी बताएंगे और आप इस बार की अमाउंट भी बताएंगे, ठीक है। और और उसके बाद फिर आप आके आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट इज। अगर IS 23 कहता है कि आपने कैपिटलाइज करना है एलिजिबल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, तो आप वो बताएंगे। IS 40 कहता है कि आपको डिस्क्लोज करनी है फेयर वैल्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट कॉस्ट। IFRS 9 कहता है कि भाई आपने
एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लेके जाना है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स आ रही होगी कहाँ से, आपके अपने सवाल के कॉन्टेक्स्ट से आ रही होगी, ठीक है। हैड द कंपनी मेड द प्रोविजन, ये है वुड हैवन पैराग्राफ, ठीक है। ये जो वुड हैवन पैराग्राफ है ये बताता है कि भाई अगर ये काम किया होता तो उस केस में इम्पैक्ट क्या पड़ता है रेलेवेंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। नेट इम्पैक्ट, net profit for the year and the carrying amount of the stock would have reduced by this much amount or the possible effects from the said departure cannot be determined, ठीक है जी। तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप ये बात डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यार इसका डिपार्चर की वजह से जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, बट दैट यू नो कि यार इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। ये नहीं पता कि कितना है, बट है मटीरियल कम से कम, इतना तो अंदाजा हो गया है, सही है। सो फॉर इंस्टेंस IS40 का डिस्क्लोजर, अगर आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है, यू कांट नो कि अमाउंट कितना अमाउंट है जो कि फॉर एग्जांपल डिस्क्लोज नहीं किया। तो क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट ही नहीं वैल्यूएशन नहीं कराई गई या वैल्यूएशन रिपोर्ट ही नहीं मिली आपको, तो उस केस में यू कांट से दैट कि अमाउंट क्या है। सो यहाँ पर आपका ये वाला जुमला आएगा, द पॉसिबल इफेक्ट्स फ्रॉम द सेड डिपार्चर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, सही है जी। तो ये सारे स्टैंडर्ड जुमले, अब ये बिल्कुल ही हलवा करके आपको बना दिया हमने। अब हम एक सवाल कर लेते हैं। ये सवाल जो है हमारे पास हमारी प्रैक्टिस किट में मौजूद है। इस क्वेश्चन का नाम है ब्लू स्काई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 96, प्रैक्टिस किट नंबर 2। आप लोग पहुंच गए यहाँ पे, यस और नो? यू आर वेलकम आशा। पहुंच गए जी आप लोग? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, पहले से मैं आपको अलर्ट कर दूं कि थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में कभी भी आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो आपके लिए अब जो है वो गाजर का हलवा बन चुका है। लेकिन ड्राफ्टिंग से पहले जो इशू को डिटरमाइन कर रहे हैं चीजें, उसमें समझ रहे हैं कि बेसिकली मिसस्टेटमेंट है तो कितनी है, अमाउंट है तो क्या है, इशू है तो क्या है, वो डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे उस रिपोर्टिंग वाले एरिया से हमें मिलती है, ठीक है जी। सो लेट मी नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड देन विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड देन आई विल डू इट फॉर यू। ठीक हो गया? आर यू गाइस रेडी, यस और नो? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। Requirement to draft the modification para of the report which you would issue on the consolidated financial statements in the above situation। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ब्लू स्काई लिमिटेड, you are the auditor of Blue Sky Limited BSL. The draft consolidated financial statements of BSL and its subsidiary Sea Green Limited SGL for the year ended September 30th 2009 show a profit before tax of 10.5 million। ठीक है जी, ये ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड एफएस ऑफ बीएसएल है और सब्सिडी को मिला के, ठीक है। और इसमें आ रहा है 2009 का प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स 10.5 मिलियन और 2008 का आ रहा है 9.4 मिलियन, नेट एसेट्स ऑफ 55.2 2008 में भी आ रहे हैं। यू हैव परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स यू कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2009 and are satisfied with the results of those procedures। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। नाउ पैरा नंबर 2। However, your firm is also the auditor of Sea Green Limited SGL. You were appointed as SGL's auditor for the year ended 30th September 2009 after BSL acquired 90% shares of SGL on June 30th 2008। तो अब जब भी डेट्स आती हैं तो हमेशा फौरन से पिछली डेटों से आप रिकंसाइल करें, स्पेशली ईयर एंड से। तो ईयर एंड है सितंबर 30 2009, इसमें ऑडिटर जो है वो आप ही हैं और आप एसजीएल की ऑडिट में भी आ चुके हैं। एसजीएल को अक्वायर किया है 90% शेयर्स के साथ जून 30 2008, यानी कि जून 30 के बाद सितंबर 2008 में आप नहीं थे, आप ऑडिटर बने हैं
कब? सितंबर 2009 में, यानी अगले साल। समझिए बस। तो SGL's draft financial statements for the year ended 30th September 2009 show profit, ये SGL का अपना है जाती, show profit before tax of 0.7 million, 2008 में 1.7 million, net assets आ रहे हैं 16.1 million, both the companies are exempt from tax। चलिए भी काम भी खत्म हो गया, टेंशन नहीं खत्म, टैक्स का तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है? हमारे पास 2009 सितंबर का कंसोलिडेटेड नंबर्स मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास SGL के सितंबर 2009 के इंडिविजुअल एफएस के नंबर्स मौजूद हैं, ऐसे ही है। और हमें बताया गया है कि BSNL ने अक्वायर किया है उसके पिछले साल जून 2008 में। ऑल राइट, अब आगे समझ लेते हैं क्या बात हो रही है। The previous auditor's report on SGL's financial statements for the year ended 30th September 2008 was unmodified। All right, यानी सितंबर 2008 में तो आप थे नहीं, सही बात है ना, वो तो कोई और था। However, during the audit of SGL, it was discovered that due to an error, the inventory as appearing in the audited FS for the year ended 30th September 2007, यानी उससे भी एक साल पहले, was overvalued by 5.7 million। ये एरर था जिसकी वजह से इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हुई थी बाय 5.7 मिलियन। The amount is now being adjusted by SGL over a period of 3 years, that is over the years ended 30th September 2008 to 2010। ठीक है जी, तो 2008, 2009, 2010 इन 3 सालों में उन्होंने उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एडजस्ट करने की ठान ली है। तो 5.7 को अगर आप डिवाइड करें 3 से तो इट गिव्स यू 1.9 मिलियन। तो हर साल 1.9 मिलियन को एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, एडजस्टमेंट करने का मतलब यही है, ठीक है ना। You have approached the management advising them to adjust the full amount in the current year, however the management is not willing to accept your point of view। ठीक है, और अब आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करना है अपनी मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं कहती है, मैनेजमेंट जो है उसको 3 साल में कर रही है, हालांकि ये एक एरर है और उसको उसी साल में होना चाहिए जहां पे वो चीज हुई है। तो अब और इस दरमियान में एक्विजिशन भी हो चुकी है, अक्वायर भी कर लिया आपने, ठीक है। और जब आप एक्विजिशन करते हैं तो उसमें आपकी कंसोलिडेशन की बुक्स में गुडविल भी आती है। और गुडविल क्या होती है, जरा बताएगा मुझे, गुडविल क्या होती है? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड आउट गुडविल? कंसिडरेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास अगर आप सोचें इस एरर का इम्पैक्ट क्या होगा जब एक्विजिशन हुई होगी गुडविल की कंपटीशन के अंदर, तो उसमें कंसिडरेशन तो वही होगी जो होनी चाहिए थी, ठीक है, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। क्या बढ़े हुए होंगे, कम हुए हुए होंगे? एसेट्स बढ़े हुए होंगे, कम हुए हुए होंगे? अगर हम सोचें कि एक्विजिशन के टाइम के ऊपर अगर हम सोचें कि हमारे पास जो SGL की इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हुई हुई है जिस पॉइंट इन टाइम की हम बात कर रहे हैं। जब एसेट्स जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो ओवर वैल्यू हुए हुए हैं, यानी वो उनकी वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो डेफिनेटली नेट एसेट्स आर ओवर वैल्यूड। तो उस केस में नेट एसेट्स की ओवर वैल्यू होने की सूरत में, और जाहिर सी बात है आप एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। इफ आई जस्ट शो इट टू यू, मैं एक्सेल की एक फाइल खोल लूं, ठीक है जी। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फाइल विद यू गाइस। कहाँ गई फाइल? ये ना, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जी? नजर आ रही है आपको फाइल?
कंसिडरेशन कह लें या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लें, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंसिडरेशन आपको 100 रुपए मिले, ठीक है जी, आपके नेट एसेट्स आ रहे हैं 60 रुपए या 65 रुपीज आ रहे हैं, तो गुडविल आपकी क्या निकलती है जी, अब निकलती है 100 माइनस दिस अमाउंट 35। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि यार ये 65 की अमाउंट सही नहीं है, ये असल में होना चाहिए था 55, तो आपकी गुडविल कितनी निकलती, 45 निकलती। ऐसे ही होता, मेरे साथ हैं आप लोग, सही है। तो इसका मतलब गुडविल आपकी अंडर वैल्यूड है और एसेट्स आपके जो आपके बुक्स में अब आ रहे हैं, बिकॉज आपने तो उसी एसेट्स के ऊपर एक्वायर किया ना जो फेयर वैल्यू आपके पास आ रही है, और एसेट्स आपके ओवर वैल्यूड है, या फिर ये कहा जाए कि बिकॉज योर एसेट्स आर ओवर वैल्यूड at the time of acquisition were overvalued. The inventory was overvalued by 5.7 million at the time of acquisition. That's why your goodwill is undervalued by accordingly. ठीक है, जो परसेंटेज के हिसाब से, इसी हिसाब से आपकी जो गुडविल है वो आपकी अंडरवैल्यूड है। ये बात समझ में आती है, क्लियर है? नाउ अब हमने करना क्या है कि देखें, हमने एडजस्टमेंट निकालनी है कि अगर 2000, दोबारा मैं आता हूं अपने सवाल की जानिब, अगर हमें एडजस्टमेंट निकालनी है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं एक्चुअली सितंबर 2009 पे, ठीक है। और सितंबर 2009 पे अगर आप खड़े हुए हैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, थोड़ी सी, यू हैव अप्रोच्ड द मैनेजमेंट एडवाइजिंग देम टू एडजस्ट द फुल अमाउंट इन द करंट ईयर, ये आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये इसको ऑफ कोर्स ऑडिटर कैन नॉट से कि तमाम तर अमाउंट जो है वो आप करंट ईयर पे कर दें, आपको उस रेलेवेंट सालों में उन तमाम तर फॉर एग्जांपल रेलेवेंट ईयर्स में होना चाहिए। अगर आप उस एरर को करंट ईयर में करेंगे तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। सो इन द ईयर जिसके अंदर ये मसला हो रहा है उस साल में होना चाहिए, और डेफिनेटली क्योंकि हम 2 साल आगे पहुंच चुके हैं अब, तो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग्स में इसका इम्पैक्ट जा रहा होगा, ठीक है, अगर हम आज की रेट के ऊपर बात करें। लेकिन अभी इस मामले को नहीं छेड़ते कि यार ये कंफ्यूजन जो है वो सवाल के अंदर इस तरह से मौजूद है, जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, इट शुड बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड डेफिनेटली, क्योंकि हम 2009 में खड़े हुए हैं, तो 2009 के हिसाब से 7 तो बहुत पीछे चला गया ना, तो वो तो अब रिटेन अर्निंग में जाके इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन जो काम ये लोग एक्चुअली कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 2008 में भी उन्होंने 1.9 मिलियन का इम्पैक्ट लिया है, 2009 में भी उन्होंने 1.9 मिलियन का इम्पैक्ट लिया है, और उस इम्पैक्ट से आपकी इन्वेंट्री और आपका प्रॉफिट दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये बात सही समझ में आ रही है मेरी बात? उस इम्पैक्ट से आपकी इन्वेंट्री और आपका प्रॉफिट दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग सबसे पहला काम तो ये करें कि सबसे पहले तो आप निकालें कि यार इसका एक्चुअली 2009 में और 2008 में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा। बिकॉज देखें, जब हम मॉडिफिकेशन पैरा ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें हमें नंबर्स डालने पड़ेंगे। वो नंबर्स क्या होंगे, हमें बताना पड़ेगा कि गुडविल कितने से अंडर वैल्यूड है, ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कितने से ओवर वैल्यूड है, हमें बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर सोचे इस अंदाज से कि 2009 में आप क्या एडजस्टमेंट प्रपोज करेंगे उनको, कि आप अपनी गुडविल में क्या एडजस्ट करें, आप अपनी इन्वेंट्री में क्या एडजस्ट करें, आप अपने रिटेन अर्निंग्स में क्या एडजस्ट करें, तो आप 2009 की एडजस्टमेंट क्या पास करवाएंगे और 2008 की एडजस्टमेंट क्या पास करवाएंगे, ताकि हम मॉडिफिकेशन पैरा में लिख सकें। मेरी बात समझ में आ रही है? Hey जी, so I'm going to give you 10 minutes to do your working. आप जरा वर्किंग कीजिए
और वर्किंग करने के बाद आप 10 से 15 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, आई थिंक 8 बज रहे हैं अभी, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, यू डू योर वर्किंग एंड देन आई वांट यू गाइस टू कम अप विद एन अकाउंटिंग एंट्री। एंट्री क्या बनाएंगे आप, एंट्री क्या प्रपोज करेंगे? सही है, एंट्री के हिसाब से सोचते हैं तो इंसान जो है ना वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है। तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अकाउंटिंग एंट्री, वो क्या होगी? सही है, और फिर हम मॉडिफिकेशन पैरा को ड्राफ्ट करने की बात करेंगे। आर यू गाइस रेडी, यस और नो? आइए जल्दी करते हैं। तो देखिए हमारे पास हमारे सामने, अच्छा हमारे पास अगर मुझे देखना है कि मेरी इन्वेंट्री की ओवर वैल्यूएशन कितनी है 30 सितंबर 2008 में, पहले हम 7 को देख लेते हैं ना, 7 से बात हो रही शुरू, 2007, ठीक है। तो 7 में बता रहे हैं भाई 1.5.7 मिलियन है, ऐसा ही है, यस और नो? तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, गुडविल निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बैलेंस शीट के हिसाब से मुझे एडजस्टिंग एंट्री निकालनी है, ठीक है, तो मेरी क्या, मेरी गुडविल की अमाउंट क्या निकलनी चाहिए? तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो सवाल है ये कहता है कि 2008 में उन्होंने एडजस्टमेंट की है, माइनस करूंगा मैं 5.7 डिवाइड बाय 3 यानी 1.9 को, तो 3.8 आ रहा होगा मेरे पास बैलेंस इन्वेंट्री का 2007 में, 8 में, फिर 9 में, ठीक है, और 10 में जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरी जो एक्विजिशन हुई है वो कब हुई है? अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो मुझे एट द टाइम ऑफ एट एक्विजिशन निकाल क्या हो रहा होगा, कंसिडरेशन हुई होगी, इसी को यूज कर लेते हैं ना भाई, ठीक है। तो उसमें 2008 में जून में ये हुआ है, एक्विजिशन हुई है 30 जून। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट कितना होगा अगर मैं देखूं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये 30 जून 2008 में ये हुआ है, इसका मतलब 9 महीने, यानी 30 जून 2007, अगर मैं इस क्वेश्चन को सामने रखूं अपने और आपके भी सामने रखूं, तो देखिए यहाँ पे हमने एक्वायर किया है 30 जून 2008 को, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना टाइम से ओवर वैल्यू हुआ हुआ है, बेसिकली सवाल ये है, सही है। और 2007 में ये 5.7 था, तो मैं पूरे साल की 1.9 मिलियन की नहीं लूंगा, मैं 9 महीने की लूंगा ना। तो ये सितंबर से लेके अगले जून तक होते हैं 9 महीने, तो 9 महीने मैंने के हिसाब से मैंने एक्सपेंस आउट किया हुआ होगा, मैनेजमेंट ने किया हुआ होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपनी इस किताब की जाने, बुक 1। तो बेसिकली अगर मुझे निकालना है तो मैंने 1.9 का, मेरे साथ हैं आप लोग, 9/12 इतना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया होगा। इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री 30 जून पे 30 जून पे होगी दिस माइनस दिस, ये होगी मेरी इन्वेंट्री, ना कि ये मेरी इन्वेंट्री है 30 सितंबर 2008 पे, और 30 जून पे मेरी इन्वेंट्री की अमाउंट है एक्विजिशन, ये एट एक्विजिशन है भाई, एट एक्विजिशन 30 जून पे हमारे पास इन्वेंट्री की अमाउंट है 4.275, सही है। तो एक्विजिशन के टाइम पे हमारी इन्वेंट्री कितने से ओवर वैल्यूड है? 4.275 मिलियन से, सही है। और इसका मतलब मुझे इतने ही अमाउंट से कहीं ना कहीं, यानी इसी अमाउंट का इम्पैक्ट है मेरी गुडविल के ऊपर। अच्छा गुडविल में, अच्छा ये जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, क्या ये कंप्लीटली लेते हैं या फिर आपने जितना आपने एक्वायर किया होता है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट लेते हो? याद है अब ये गुडविल का फॉर्मूला जो है वो कैसे निकलता है? कंसिडरेशन अगर आपने 90% की पे की है, क्योंकि आपने जो पेमेंट की होगी तो 90% एक्वायर किया ना भाई। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी जो है, लेट सपोज अगर 100 रुपए है, तो 100 रुपए को भी आप 90% से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर भी आप 90% ही लोगे ना भाई। तो अगर मेरे एसेट्स, ये इन्वेंट्री तो 100% है, सही है जी। तो हम उसी हिसाब से लेंगे कि यार ये जो
प्रोपोर्शनेटली हमारा दिस मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो इतने अमाउंट से गुडविल ओवर वैल्यूड है। तो गुडविल की अमाउंट निकल आई यहाँ पे कि अगर हमारे पास 30 जून, मेरे साथ हो, 30 जून 2008 पे मेरे पास इन्वेंट्री की ओवर वैल्यूशन निकल आई, जो एसेट्स हैं ओवर वैल्यूड वो निकल आया अमाउंट, ठीक है। यानी मैंने ये निकाल लिया कि यार यहाँ पे कितना अमाउंट से मैं ओवर वैल्यूड हूँ। फिर डेफिनेटली मैं ये तमाम तर अमाउंट अपनी, ऑफ कोर्स मैं अपना नहीं समझता, इसके अंदर कुछ एनसीआई भी होता है, तो जो मेरा परसेंटेज है 90%, उतने अमाउंट से गुडविल डेफिनेटली यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3.8475 से गुडविल मेरी अंडर वैल्यूड है। तो अगर मैं देखूं तो मैं 2008 में मेरी एडजस्टमेंट की, जो मैं एडजस्टिंग एंट्री बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई आपकी जो गुडविल है ना भाई, वो आपकी गुडविल 3.8475 से अंडर वैल्यूड है। पहले तो जरा उसको आप दोबारा से अपने अकाउंट्स में खड़ा करें। तो एक मेरी एंट्री ये है डेबिट साइड 2008 की। अच्छा गुडविल है, गुडविल तो कभी भी 2008 में भी वही रहेगी, गुडविल 2009 में भी वही रहेगी। तो दोनों सालों की कम से कम गुडविल हमारे पास निकल आई कि हम गुडविल कितनी अमाउंट से ओवर वैल्यूड है। क्या अगर हमारे पास, अच्छा अगर हमें एनसीआई निकालना है कि एनसीआई की अमाउंट कितने क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसके अंदर, तो एनसीआई तो उस दुनिया का सबसे आसान तरीका काम होता है। एनसीआई कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग, जो हमारे पास एनसीआई की एडजस्टमेंट कैसे निकलेगी। अगर मुझे ये पता है कि 30 सितंबर 2008, 30 सितंबर 2009 को मेरे कितने एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं, तो उतने अमाउंट से मेरी एनसीआई निकल जाएगी, सही है। तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। देखो ये जो 3.8 है ना, ये 3.8 मेरा 30 सितंबर 2008 पे आ रहा है, तो इसको मैं 10% से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने 2009 में मजीद 1.9 मिलियन की एक्सपेंस आउट कर दिया है, सही है, तो मैंने एनसीआई की एडजस्टमेंट यहाँ पे निकल आई। तो एनसीआई निकालना इज अ वेरी इजी टास्क, बिकॉज मुझे पता है कि देखो एनसीआई क्या होता है, जो भी मेरे पास क्लोजिंग होती है एसेट्स, उसमें से एनसीआई का उनकी 10% उनका हिस्सा है, 90% मेरा हिस्सा है, सही है जी। तो एनसीआई को निकालना बड़ा आसान काम है अगर आप प्रोपोर्शनल मेथड से कर रहे हैं काम। तो जो भी क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, उन क्लोजिंग नेट एसेट्स के ऊपर जो मेरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, उनका जो शेयर है वो उनकी अपनी परसेंटेज के हिसाब से जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने एसेट्स को ओवर वैल्यू किया हुआ है बाय 3.8 मिलियन 2008 में, और मैंने 2009 में 1.9 मिलियन से ओवर वैल्यू किया हुआ है, इसका मतलब मैंने एनसीआई को ज्यादा अमाउंट दे दिया है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा एसेट शो किया, हालांकि वो एसेट है ही नहीं, वो तो एरर है, सही है। इसका मतलब मुझे एनसीआई को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मुझे एनसीआई को कम करना पड़ेगा इस अमाउंट से या बढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू रिड्यूस माई एनसीआई, कम करना होगा, राइट। तो मुझे अपनी एनसीआई को डेबिट करना होगा बाय 2008 की एनसीआई ये आ गई, 2009 की एनसीआई ये आ गई, ठीक है। अच्छा अब इन्वेंट्री जो कि मेन मुद्दा है, ठीक है। कंसोलिडेशन की बुक्स में इन्वेंट्री की अमाउंट कितने अमाउंट से कम होगी, इन्वेंट्री की अमाउंट कितने अमाउंट से कम होगी, 2009 में होगी 1.9, और अच्छा मैंने 8 की जगह, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये होगा 9 में, ये वो गलत, सही है। एनसीआई 2008 में ये होगी, सही है, ठीक है। इन्वेंट्री की अमाउंट 2009 में कितनी है, 1.9, जो कि मैंने निकाली है भी यहाँ से।
और इन्वेंट्री की अमाउंट, मेरे पास 2008 में क्या है वो भी है, सिंपल। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक ये क्लियर है? यहाँ तक एसेट्स की वैल्यूएशन से हमने इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री पहले निकाली, इन्वेंट्री से हमने एनसीआई निकाल लिया, गुडविल के निकालने के लिए हमने एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन के जो नेट एसेट्स है वहां तक पहुंचे पहले, और फिर हमने गुडविल निकाली। सही है। अब जो बाकी बचता है वो क्या है? बाकी बचता है वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज, तो दोनों सालों की रिटेन अर्निंग्स भी आ गई। ठीक है। तो बेसिकली जो की है ना वो ये है कि आपने गुडविल थोड़ा सा निकालना मुश्किल काम है, रिटेन अर्निंग्स तो डेफिनेटली एक नेट अमाउंट है, वो यहाँ से निकल आई आसानी से। और गुडविल निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हर साल एक्सपेंस आउट करते जा रहे हैं, आप का जो ये इन्वेंट्री का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। सही है जी। सो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको, अब आप एक काम कीजिए, यू डू वन थिंग, आप सिंपली इस इन नंबर्स को लेते हुए, आप एक मॉडिफिकेशन पैरा ड्राफ्ट कर दें, सिंपल। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशन की कहानी आ गई। इन नंबर्स को लेते हुए आपको पता है कि आपके पास क्या एडजस्टमेंट्स हैं गुडविल के अंदर, एनसीआई के अंदर फॉर द ईयर 2009 2008, इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2009 2008, रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर 2009 2008 को पता है। अब इसकी बेसिस के ऊपर आप मॉडिफिकेशन पैरा ड्राफ्ट कर लें, सिंपल। क्लियर है? व्हाट इज कंफ्यूजिंग अवन? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। This requires a bit of knowledge about consolidation. ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये आसान सवाल नहीं है जैसे मैंने बताया था। मैं इसलिए कह रहा था, देखो ये अगर ये हमारी प्रैक्टिस किट में नहीं होता ना, ये हमारी नहीं, मतलब आई कैप की प्रैक्टिस किट्स का सवाल वहां से अडॉप्ट किया गया है, अगर वहां पे नहीं होता तो मैं कराता भी नहीं। सही है। तो लेकिन क्योंकि ये हमारे पास 4.275, अगर ये नहीं होता तो मैं करवाता भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये आई कैप की अपनी प्रैक्टिस किट में मौजूद है, इसलिए मैंने सोचा कि यार अगर ये खुदा ना खास्ता ये आ गया तो आपको कम से कम अंदाजा हो कि ये कैसे कर सकते हो, बिकॉज अनलेस आप ये वर्किंग एग्जाम में इंडिपेंडेंटली करना एक बहुत मुश्किल काम है, ये बड़ी मुश्किल से बहुत लोग उस पर तक पहुंच, बहुत कम लोग ये एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। तो बट स्टिल लेट्स, अगर सामने आ ही गया है तो हम इसको कर लेते हैं, और हमने कर भी लिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये अमाउंट कैसा निकला उमैर? ये निकला, देखिए ये हमारा, मैं आता हूँ दोबारा, अगर मैं देखूं ये जून 30 को एक्विजिशन डेट है, ठीक है। सितंबर 30 2007 में हमारे पास ये अमाउंट ओवर वैल्यूड आ रही है बाय 5.7 मिलियन, ठीक है। सितंबर 30 से जून 30 2008 में कितना फर्क है भाई? 9 मंथ्स का फर्क है। और इन्होंने हर साल 1.9 मिलियन को एक्सपेंस आउट करना है, तो सितंबर से जून तक 9 महीने का फर्क है। अगर हर साल अगर हर साल सॉरी अगर हर साल 1.9 मिलियन को एक्सपेंस आउट होना है, तो जून 30 तक कितना एक्सपेंस आउट हुआ होगा जब एक्विजिशन हुई? तो डिवाइड बाय 12 इंटू 9। और ये 1.9 कैसा आया? ये 1.9 आया जब आपने 5.7 को 5.7 को डिवाइड किया 3 से, 2008 9 10 पे, ये ऐसे आया।
ठीक है। और इस यानी जून 30 के अमाउंट जो आपने 9 महीने का एक्सपेंस निकाल दिया, तो जो अब अमाउंट आता है ये है 30 जून के ऊपर ओवर वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स यानी इन्वेंट्री। क्लियर है? 2009 की एनसीआई, 2008 की एनसीआई। एनसीआई आपके क्लोजिंग नेट एसेट्स जो होते हैं उसके ऊपर अगर आप एनसीआई की परसेंटेज अगर लगा दें, यानी जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, देखें हम रिपोर्टिंग डेट हमारी क्या है, 30 सितंबर 2008, ऐसा ही है? सही है ना? 30 सितंबर 2009 ऐसा ही है? 30 सितंबर के ऊपर जो हमारे क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, उसके ऊपर अब आप परसेंटेज लगाते हैं तो आपकी एनसीआई निकलती है। अच्छा, अब हमें पता है कि 2008 के जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड है बाय 3.8 मिलियन, तो उतने ही अमाउंट से एनसीआई भी ओवर वैल्यूड होगी। ऐसा ही है? तो जितने अमाउंट से एनसीआई ओवर वैल्यूड है, हमने उस ओवर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट रिवर्स कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग द एनसीआई परसेंटेज विद द ओवर वैल्यूएशन। समझिए व्यूअर्स? ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एसेट्स को, इन्वेंट्री को, ओवर वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई किया है विद 10% और मैंने उसी अमाउंट से डेबिट कर दिया, क्योंकि एनसीआई को कम करने का मतलब होता है एनसीआई को डेबिट करना। सही है ना? गुडविल कैसे निकला? गुडविल इज वेरी सिंपल। गुडविल आपने ये जो 30 जून के ऊपर ओवर वैल्यूएशन आ रही है, ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल मेथड से कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी पेरेंट की गुडविल आती है। तो गुडविल के अंदर सिर्फ पेरेंट की गुडविल शामिल है, यानी 90% गुडविल, 90% के हिसाब से शामिल है। अगर आपने अपने एसेट्स को, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, अगर 1000 रुपए कंसिडरेशन है, ठीक है, 900 रुपए जो है वो और मिसाल के तौर पे नेट एसेट्स आ रहे हैं, चलें छोटी सी मिसाल बना लेते हैं आपके लिए। नेट एसेट्स मिसाल के तौर पे आ रहे हैं 800 रुपए, और 800 का 90% को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 90%, ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपने ये मैंने छोटी सी एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारे नेट एसेट्स हैं, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय दिस, तो मेरे पास जो गुडविल आई वो कितनी आई, इतनी आई, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोले कि यार आपकी नेट एसेट जो है वो ओवर वैल्यूड है, फॉर एग्जाम्पल, और वो ओवर वैल्यूड है बाय 100 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपीज निकाल दिया मैंने, 10 - 100 तो 700 रुपये आ गया। अच्छा, 100 रुपए के ही हिसाब से 100 रुपए के ही हिसाब से जो है वो आपके पास क्या आ गई, आपने एडजस्टमेंट कर दी, आपने क्या किया, आपने 100 रुपए की एडजस्टमेंट निकाली, ठीक है, और आपने नेट एसेट्स के अंदर 100 रुपए में से निकाल दिए, लेकिन क्योंकि 100 रुपए के ऊपर आपने 90% अप्लाई किया है और गुडविल के अंदर 90% इम्पैक्ट आता है, इसीलिए पूरे 100 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आया गुडविल के ऊपर, उस पर 90% अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप देखिए, तो अब अगर गुडविल में से यहाँ से यहाँ निकालते तो मेरे पास क्या आता है, 90। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपए के ऊपर भी 90% का इम्पैक्ट मेरी गुडविल पे आया है। तो मेरे जो एसेट्स हैं, ओवर वैल्यूड एसेट्स भी मेरी अपनी परसेंटेज की हद तक ही मेरी गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनेट मेथड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। ये फुल गुडविल मेथड नहीं है, ये प्रोपोर्शनल मेथड है। यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली गुडविल आपकी इम्पैक्ट करती है विद द परसेंटेज जो कि आपकी है। सही है? तो अगर मैंने ये निकाल लिया कि 30 जून 2008 पे 4.275 मिलियन से मेरे एसेट्स ओवर वैल्यूड है, तो उसका मेरी गुडविल के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी 90% पड़ेगा, क्योंकि यही एसेट्स के ऊपर जब मैं 90% अप्लाई करूंगा तब जाके मेरा
तब जाके मेरा तब जाके मेरे पास गुडविल की अमाउंट आएगी। ये बात समझ में आ रही है? सर जब गुडविल को 2008 में एडजस्ट कर देंगे तो 2009 में क्यों एंट्री करेंगे? हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2008 और 2009 दोनों की गुडविल इतने अमाउंट से ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखें वो तो जो मैनेजमेंट है वो तो कह रही है मैं तो एडजस्टमेंट नहीं कर रही। सही है, तो हम बताएँगे ना कि 2008 और 2009 दोनों की जो गुडविल है वो इस अमाउंट से अंडर वैल्यूड है। तो ये बताने के लिए आप इसकी एंट्री एंट्री बना रहे हैं। देखिए एंट्री से समझना आसान होता है क्योंकि एंट्री आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे देती है। ओसामा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज़ मेड टू शो इन मॉडिफिकेशन पैनल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में अब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। आप ज़रा मॉडिफिकेशन पैरा को ज़रा ड्राफ्ट कीजिए। कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे, मसला नहीं है। Now I'm giving you 10 minutes to attempt this question. Attempt करें, modification पैरा ड्राफ्ट करें and then we'll do it together. फिर मैं आपके सामने करूंगा। ठीक है जी? चलें। Start attempting this question. 841 हो रहे हैं, 851 में दोबारा मिलते हैं।
जी जनाब, हो गया, अब तो बड़ा सिंपल है। और you guys need 2 more minutes. उमैर कह रहे हैं जी, the amount is adjusted by SGL over a period of 3 years. What does it mean by this in this line? And I mean the impact on balance sheet and profit and loss. देखिए जी, इसका इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू किया हुआ है 2008 में भी, 9 में भी, और 10 में जाके इन्वेंट्री जीरो हो रही है। ठीक है, अभी तक हम 10 पे पहुंचे नहीं है, हम पहुंचेंगे, हम अगले साल पहुंचेंगे 10 में। ठीक है, तो 9 और 8 इन दोनों सालों के अंदर आपकी जो इन्वेंट्री है वो ओवर वैल्यूड है बाय 1.9 मिलियन एंड 3.8 मिलियन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में 2009 का प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो है 1.9 मिलियन से हमारा ओवर स्टेटेड होगा, यानी एक्सपेंस हमारा ओवरस्टेटेड होगा, बिकॉज हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ इन्वेंट्री को, हालांकि उस इन्वेंट्री का एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। और 2008 में क्या होगा? 2008 में 3 महीने का एक्सपेंस इन्वेंट्री का आ रहा होगा, जून 2008 से लेके सितंबर 2008 तक का, और वो 3 महीने का जो एक्सपेंस होगा वो भी डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आना चाहिए। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी बैलेंस शीट पे जो इम्पैक्ट है वो भी हमने देख लिया। हाँ जी, ड्राफ्ट कर लिया आप लोगों ने? अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब आया है, ड्राफ्ट हुआ हुआ। बाकी लोग ड्राफ्ट कर चुके हैं तो प्लीज शेयर मी योर रिस्पॉन्सेस, शेयर मी योर आंसर्स। ऑलराइट, किंजा का जवाब भी आ गया मेरे पास। चलिए जी, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड? कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड इट? कितने लोगों ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया है? चले, अधूरा रह गया, कोई मसला नहीं है। कितने लोगों ने किया है, ये बताइए मुझे।
अवाम, सामा, तौसीफ, एकेडी। देखिए मैं आपको इसलिए टाइम देता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें, और इसको अगर आप सीरियसली लेंगे डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल सेशंस। आई कांट डू एनीथिंग वहाँ पे यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको इंसिस्ट ही कर सकता हूँ, बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट बिकॉज ये बड़ा यूजफुल होता है अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं मेरे साथ, और आप बोर भी नहीं होंगे ताकि बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज इट्स गोना बी बोरिंग फॉर यू कि दरमियान में 10-15 मिनट का ब्रेक आ गया, क्योंकि आप अटेम्प्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ब्रेक ले रहे होंगे और वो ब्रेक आपका टेम्पो तोड़ देगा। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये पूरा डिजाइन आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी आप लिख भी रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे, मैं आपको मैच भी करवाता हूँ कि यार आपने ये पॉइंट लिखे नहीं लिखे। सही है, तो इसको प्लीज फॉलो करिए। अदरवाइज अगर आपको सजेशन है कि नहीं यार सर आप किसी और अंदाज से फिर कराएं, तो फिर मैं मुझे मसला नहीं है कोई, बट आई थिंक दिस प्रैक्टिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। चले यार स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल में 9 बज चुके हैं। लेट्स स्टार्ट टू ड्राफ्ट इट टुगेदर। कुछ लोगों के जवाब मुझे आ चुके हैं पर्सनल विंडो में, अम, जो ड्राफ्ट उन्होंने किया है आप लोगों ने। ऑलराइट, चलें स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में। ऑलराइट, I'm going to come back to my own webinar file। ये इसको मैं शेयर करता हूँ आपके सामने। CFF6 क्वेश्चन नंबर 96। ऑलराइट, चलें मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो क्या व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पैरा? स्टार्ट कैसे करेंगे जी? ये मसला किसका है? IS2 का है, IS8 का है? पहले मुझे ये बताएं, ये मसला किसका है? IS8 का है इन्वेंट्री का, या फिर ये IS2 का है? ये IS8 का मसला है। कोई एरर निकल गया और एरर जो है वो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट नहीं किया। अच्छा, और प्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। सही एक है ठीक। अच्छा, तो सबसे सबसे पहले जो है, अच्छा मुझे बताएं कि यार आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ वुड यू स्टार्ट इट? बताइए जी। कैसे स्टार्ट करेंगे जी? फर्स्ट पैरा क्या होगा? मिस स्टेटमेंट है ये? मिस स्टेटमेंट है, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट में आप उसकी मिस स्टेटमेंट से ही आगाज करेंगे, बताएंगे भाई मिस स्टेटमेंट किस नौयत की है, क्या है ना जी? ऑलराइट, लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। The company's subsidiary SGS inventory has been overvalued by 5.7 million in its financial statement for the year ended 30th September. For the year ended September 30th, 2007, ठीक है, which is now being adjusted over 3 years. That is from 2008 to 2010. As per IS8, accounting policy estimate an error, and error should be adjusted retrospectively. All right, good, very nicely. बहुत अच्छा लिखा आपने. Management has not followed the requirement of IS8 accounting policy, which states that the management has not followed the requirement of IS8। ठीक है जी। So I would go with the Salman's word। देखें, मैंने आपको डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि आपने स्टार्ट करने का अंदाज क्या होना चाहिए, और किस अंदाज में आपको इसको लिखना चाहिए। बट नाउ दैट यू नो द टेक्निक, आपके पास ज्यादा लिबर्टी है कि आप किस अंदाज में खुद अपने अल्फाज में इसको लेके आते हैं। द पॉइंट इज कि पहले जुमले के अंदर आपने सबसे पहले ये लिखना होता है कि ये मसला जो है, मसले को आइडेंटिफाई करना है, इशू को आइडेंटिफाई करना है, मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि मिस स्टेटमेंट क्या है। तो आप यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग कि कंपनी सब्सिडरी SGL's subsidiary SGL inventory has been the inventories have been overvalued। इसको उस सेंटेंस में लिखें
were overvalued by rupees 5.7 million for the year ended September 30th. अगर मैं थोड़ा सा और क्योंकि ये ड्राफ्टिंग जाती है आपकी रिपोर्ट में, तो जितना फॉर्मल हो सके उतना अच्छा है। अगर आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं ना, ये नाम क्या है इस कंपनी का, एसजीएल का, एसजीएल का नाम क्या है? एसजीएल का नाम है सी ग्रीन लिमिटेड, ठीक है। तो सी ग्रीन लिमिटेड और ब्रैकेट में, ठीक है। Inventories were overvalued by rupees 5.7 million for the year ended September 30, 2000, which is now. इसको अगली जुमले में इससे में कर सकते हैं। The management, the company has, या the management has, the management has, the management is adjusting adjusted बल्कि मैं इसको यहाँ पे यूं लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे यूं लिखूंगा, द मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत सारे जवाबात भी आ गए। खैर मैं इसको पढ़ता हूँ अभी। द मैनेजमेंट has charged the amount on a straight line basis over the period of 3 years, that is 2008 से लेकर 2010, या ना भी लिखें, starting with beginning from the year yeah 2008, ठीक है। एज पर IAS 8, जो भी इसका नाम है, एज पर, बस दैट्स इट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हेडिंग भी आएगी, बेसिस फॉर एडजस्टमेंट, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ये हेडिंग भी आपकी आएगी। और आपने बता दिया इसके अंदर, पहले जुमले के अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर, कि आप का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। आपने रेफर भी कर दिया। आपने बता दिया मैनेजमेंट क्या कर रही है, और मैनेजमेंट जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 3 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 2008, और कंपनी और ओवर वैल्यूएशन जो है वो 2007 में कितनी थी, स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम आगे बात कर सकते हैं अबाउट द नेक्स्ट पैरा, व्हिच इज गोइंग टू बी द वुड हैव बीन इम्पैक्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली या एज अ रिजल्ट देयर ऑफ और अकॉर्डिंगली, जो भी आप बेहतर समझते हैं, क्या होगा जी? Goodwill and non-controlling interest have been undervalued by rupees, ठीक है, while inventory and retained earnings have been undervalued by this. मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपने भी सही लिखा है, बट ऑफ कोर्स ये अमाउंट डालेंगे आप थोड़ा सा और क्लियर होगा, बिकॉज गुडविल जो है ना, वो अमाउंट दोनों सालों में फिक्स्ड है, ठीक है। ये दोनों सालों का आपने इम्पैक्ट बता दिया, और जो NCI की अमाउंट है वो डेफिनेटली डिफरेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली गुडविल अमाउंटिंग to rupees
अच्छा ये एडजस्टमेंट कितनी है ज़रा मैं देख लेता हूँ यहाँ से उठा के। एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही है, अगर मैं यही कॉपी उठा के यहाँ पे डाल दूँ, सिंपली ये आ गई। ठीक है, ये एडजस्टमेंट सामने हमारे आ गई है। गुडविल अमाउंटिंग टू रुपीज 3.8475 million, or amounting to rupees 3.847 is million is understated in the year 2009 and 8. इसके अलावा इन्वेंट्री amounting to rupees, inventory is overvalued by rupees 3 पॉइंट, पहला 2009 आएगा, 2009 और 2008 को आप ऐसे ही दिखाते हैं, 2008 कॉलन 3.8 मिलियन। ठीक है जी। और इसके अलावा एडजस्टमेंट क्या, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट is overstated by rupees 0.19 million। 2008 में लिखेंगे 0.38 मिलियन, अंदर ही आएगा ना इसका नाम। ठीक है। एंड retained earnings, ठीक है, earnings are understated by rupees 2009 का है 2.1375 मिलियन, 2008 का है 0.4275 मिलियन। आप लोग मेरे साथ हैं भाई? ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली मैंने इसी फॉर्मेट के अंदर वुड हैव बीन इम्पैक्ट के अंदर मैंने बता दिया है कि भाई इतने से अंडरस्टेटेड है। ठीक है जी। और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है नीचे इस जगह पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू मेंशन, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, फर्दर प्रॉफिट फॉर द ईयर is also अंडर, क्योंकि एक्सपेंस आउट किया होगा ना, तो एक्सपेंस आउट करने की वजह से क्या हुआ कि 1.9 मिलियन डाला होगा, 1.9 मिलियन डाला होगा 2009 में, तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, एक्सपेंस आउट कम इज अंडरस्टेट हुआ हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है, यानी प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ हुआ है, अंडरस्टेटेड बाय रुपीज 1.9 मिलियन। अब 2008 में क्या इम्पैक्ट होगा? अब 2008 में जो इम्पैक्ट होगा ना, जो 2008 में इम्पैक्ट होगा वो उसका इम्पैक्ट होगा 1.9 मिलियन का, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इफ आई जस्ट शो इट टू यू एज वेल, न्यू शेयर बुक वन, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009 में अगर मुझे देखना है ना, देखो 2009 2008 प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है, अगर मैं देखो, ये तो मैंने एडजस्टमेंट निकाली थी बैलेंस शीट के हिसाब से ना,
प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, तो 1.9 मिलियन का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है डेफिनेटली, बिकॉज इन्वेंट्री मैंने 1.9 मिलियन से ही एडजस्ट की है, ठीक है। 2008 में क्या है कि 1.9 मिलियन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड बाय 12। क्यों करूंगा मैं ये काम? इसकी इसकी वजह ये है कि मैंने इसको अक्वायर किया है 2008 जून में। सितंबर 2008 के अंदर 3 ही महीने हुए होंगे कि जब ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो रहा है। ठीक, तो एसजीएल ने 3 महीने प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट चार्ज किया है। तो इस वजह से 1.9 मिलियन का जो 9 महीने का इम्पैक्ट है वो तो मैंने गुडविल में ले लिया ऊपर, ठीक है। और इस 9 महीने का जो 3 महीने का इम्पैक्ट है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा। तो ये 0.475 हो गया 2008 में। समझ आई बात? $0.475 मिलियन, ठीक है। इसको मुबीन ताहिर कह रहे हैं, सर वुड हैव बीन पहला हेड कंपनी मेड एडजस्टमेंट, इससे स्टार्ट नहीं होगा। आप दोनों अंदाज से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, देखें यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि इस मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या है, चाहे आप अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट से बताएं, चाहे आप बताएं कि हैड द कंपनी नॉट हैड द कंपनी मेड द एडजस्टमेंट द गुडविल वुड हैव increased by this amount, inventory would have reduced by this amount, non controlling interest would have decreased by this amount। ये तमाम तर बातें आप वैसे भी ले सकते हैं और आप ऐसे भी ले सकते हैं। What I'm trying to explain here is कि देखें, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, कहाँ मैंने बताया, हाँ, जैसे जैसे बहरहाल ठीक है, आप इस अंदाज से भी ले सकते हैं और उस अंदाज से भी ले सकते हैं, दोनों बातें सही है, ठीक है। आपने सिर्फ बताना पड़ता है कि इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी आखिरी जुमला जो होता है वो क्या होता है? दिस इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम कंसोलिडेशन की बुक्स में बना रहे हैं, रिपोर्ट में बना रहे हैं ना। सो अब ये बात खत्म हो गई, उसके बाद अब क्या होगा? इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन प्रॉफिट ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड है? प्रॉफिट तो अंडरस्टेटेड हुआ ना। इन आवर ओपिनियन प्रॉफिट ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड है। तो अगर एक्सपेंस चार्ज किया तो प्रॉफिट कम हुआ है ना। हाँ, अंडरस्टेटेड हुआ है ना। अवान कंफ्यूज कर दिया आपने यार, अंडरस्टेटेड हुआ है भाई। In our opinion, except for the, बाकी तो कहानी वही है, except for the effects of the above adjustment or modification, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने the profit and loss, the consolidated statement of profit, statement of financial position, सारी कहानी दोबारा वही चल जाएगी, ठीक है जी। ये तो आप जानते हैं मेरे ख्याल में। तो भाई ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसको एग्जामिनेशन हॉल में करना बगैर इस तरह की प्रैक्टिस किए जैसे हमने कर लिया आज, एक बड़ा मुश्किल काम है। तो बट आई स्टिल वांटेड टू डू दिस बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा इस प्रोसेस से गुजर जाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की जो है वो ज़लालत हो गई तो आप लोग कम से कम थोड़ा बहुत बच पाएंगे। थोड़ा बहुत बच पाएंगे आप लोग कम से कम। ये मुझे यकीन है, दोबारा भी करेंगे तो फिर कहीं कंफ्यूजन तो होगी, लेकिन कम से कम कुछ तो ढारस हो जाएगी। तो ये कम से कम हमने आपके सामने कर दिया है। वैसे ये कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हालांकि अगर ये इंडिविजुअल एफएस की होती है बात, ठीक है, तो उसमें तो इतना मुश्किल नहीं होता आपके लिए, क्योंकि इन्वेंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है यहाँ पे सिंपल। अब यहाँ गुडविल भी आ गया, एनसीआई भी आ गया, रिटेन अर्निंग्स भी आ गई और पता नहीं क्या कुछ, और फिर उन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड एक्विजिशन की भी है, तो ये वाला पंगा भी हो गया।
तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये। थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए, बेचारे मासूम से बच्चे हैं, इनका आपने बुरा हाल कर दिया इस तरह का सवाल देके। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस तरह का सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना कुछ तो आप लिख ही देंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो हाथ में मार लेंगे। सर मोटिवेट पर लिख सकते हैं फिगर्स इवन नॉट इवन करेक्ट, हाँ कम से कम आप वो कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको वो गंदगी का मार्क्स देते हैं। तो सही है मेरे ख्याल में। तो नाउ आई थिंक इट्स 9:20 राइट नाउ। मेरे ख्याल में अभी हमने इसको फुल कंप्यूटेशन और उसके साथ कर लिया है। I'll send you both files, C5 6 की ये जो हमने ड्राफ्ट किया है इसके भी फाइल, और मैं आपको जो कंप्यूटेशन की है उसकी फाइल भी दे दूंगा। इसको एक मरतबा फिर देख के समझिएगा कि यार ये किया है। सही है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी थर्सडे को, अगर खुदा ने चाहा, हालात ने इजाज़त दी, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जुमेरात को 7:30 पे। ऑलराइट, ऑलराइट जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अवान, अल्लाह हाफिज़ ज़फ़र, अल्लाह हाफिज़ उसामा, सलमान, मुबीन, उमैर, अवान, आयशा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, उस्मान।